टू योर लास्ट सेशन। एक्चुअली इस लेक्चर का भी लास्ट सेशन और इस पूरे ऑलमोस्ट चैप्टर का भी लास्ट सेशन ही है। ओके, सो ठीक से अंडरस्टैंड करना जो भी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, ठीक से ध्यान दो। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैंने तुम लोगों को बोला था एक चीज थोड़ा बाइनोमियल से रिलेटेड है, तो वो एग्जैक्टली क्या है वो तुम लोगों को बताना चाहता हूँ मैं। देयर इज वन मोर फॉर्मूला जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट, अगर अपने पास NC0 से लेके, ये फॉर्मूला एक्चुअली बहुत जगह पे यूज होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में होता है, सेट रिलेशन फंक्शन में होता है, यूनिवर्सल थिंग है बेसिकली। तो क्या है, क्या NC0 NC1 NC2 ऐसे करते करते अगर आई एम गोइंग टिल NCN, तो इसका आंसर आता है 2n। ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, NC0 से NCN तक अगर मैंने ऐड किया, n कैन बी एनी नंबर, नेचुरल नंबर बेसिकली, तो उसका आंसर 2n आता है। सपोज मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 किया, तो इसका आंसर एक्सपेक्टेड क्या है, 2 यानी कि 4 जाना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। NC0 मैंने बोल के रखा था, NC0 हमेशा 1 होता है, वैसे ही NCN भी हमेशा 1 होता है एंड NC1 हमेशा n होता है। ये सब वैल्यूज अपने को पता है, इसको यहाँ पे यूज कर पा रहे इसीलिए कर रहे हैं। 2C0 इज सिमिलर टू NC0, उसका वैल्यू 1 आता है तो ये 1 है। 2C1 सिमिलर टू NC1, सो n आता है दैट इज 2 एंड 2C2 दैट इज NCN, उसका आंसर आता है 1। 2 + 1 + 1 आंसर इज 4। ऐसे तुम लोग कोई भी टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो ये फॉर्मूला। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं फिर, अगर इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा वो देखते हैं। सेकेंड, सो ये वाले पार्ट को हटा रहा हूँ मैं, ये वाले एग्जाम्पल को, एक्चुअल क्वेश्चन के पास जाता है। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया उस तरीके से। ओके, सो आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन में बोला गया तुम लोगों के कि देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल। तो हॉल है एक, वहां पे 10 लैम्प्स है। उन्होंने बोला है ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, मतलब हर एक लैम्प के लिए एक इंडिविजुअल स्विच होगा। स्विच बोर्ड पे हर एक लैम्प पे एक इंडिविजुअल स्विच होगा। ऐसे नहीं कि एक ऑन किया तो 6 एक साथ ऑन हो जाएंगे या फिर 4 एक साथ ऑन हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या बोल के रखा है, हर एक लैम्प के लिए देयर विल बी अ इंडिविजुअल स्विच। उसके आगे फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। तो क्वेश्चन इज कितने वेज में हॉल को लिट अप किया जा सकता है या फिर इल्यूमिनेट किया जा सकता है। अभी ठीक से सोच के देखो कितने वेज में हॉल इल्यूमिनेट हो सकता है तुम लोगों का। ओके, यस, कितने वेज में हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, परफेक्ट। तो उसके आगे तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि एक हॉल को इल्यूमिनेट करने के लिए तुम लोगों को कितने वेज मिल सकते हैं लाइट्स को ऑन करने के लिए। 10 लाइट्स है ना, सो एक लाइट भी ऑन हो सकता है उसमें से, तो भी रूम लिट हो जाएगा। 2 लाइट भी ऑन हो सकते हैं, उससे भी रूम लिट हो जाएगा। 3 4 5, तो सब ऑप्शंस ओपन है, तो उसको लिखते जाते हैं। 10C0 इंक्लूड करके कुछ यूज है क्या, नहीं, क्योंकि एक भी लैम्प अगर ऑन नहीं हुआ तो रूम लिट अप होगा ही नहीं ना। तुम लोगों को पूछा कितने वेज में रूम इल्यूमिनेट हो सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 10C1 और 10C2 और 10C3, 10 में से एक लैंप ऑन, और 10 में से 2 लैंप ऑन, और 10 में से 3 लैंप ऑन, और ऐसे करते करते 10 में से 10 के 10 लैंप ऑन हो सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। तुम लोगों को आंसर में बोला गया कि कितने वेज में लिट हो सकता है, तो यस, ये 10 केसेस है जिन वेज में रूम लिट हो सकता है। हर एक केस को इंडिविजुअली सॉल्व कर लेंगे एंड सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे जिनके वेज में रूम लिट अप हो सकता है, यानी कि इल्यूमिनेट हो सकता है। तो ठीक से देखो, अगर मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व करने गया तो कितना बड़ा मगजमारी हो जाएगा। सो इसीलिए हम लोग ये वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक से ऑब्जर्व करो, NC0 से लेके NCN तक जाता है ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, तो ये चीज में सिर्फ एक ही टर्म मिसिंग है, अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा का पूरा चीज बन जाता 10C0 प्लस 10C1 अप टू 10C10, तो इसका आंसर आता 210। बट बिकॉज दिस थिंग शुडंट बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अपना टारगेट सिर्फ ये है, दिस इज आवर क्वेश्चन। सो व्हाट वी विल डू, इसको लेफ्ट में रखते हैं और बाकी सबको राइट में शिफ्ट कर देते हैं। सो आवर क्वेश्चन जिसका आंसर फाइंड आउट करें, इक्वल टू 2 raised to 10 माइनस
10C0 हो जाएगा। NC0 का आंसर हमेशा क्या आता है 1, तो वो चीज बन जाएगा 1। तो ये 2⁻10 -1 आ जाएगा। 2⁻10 का वैल्यू कितना होता है 1024। ओके, सो 1024 -1, योर फाइनल आंसर इज 1023। क्या तुम लोगों को इतना बार अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, सो इस तरीके से हम लोग ये वाले टाइप के सम्स को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग और एक चीज के बारे में बात करेंगे जहां पे एक्चुअली ऐसे ही सिचुएशंस आते हैं, लेकिन इसको बाइनोमियल थ्योरम करके कंसीडर किया जाता है। ओके, सो उसके बारे में भी देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम करके एक अलग से चैप्टर है, वहां पे उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन बाइनोमियल का कंसेप्ट कैसा थोड़ा बहुत यूज करके अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी उसका रेफरेंस जा रहा है, वो बस हम लोग स्टडी करने को थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे। ओके, तो ये पार्ट तो तुम लोगों को समझ में आ चुका रहेगा। ओके, जहाँ पे हम लोगों ने 10C0 से 10C10 तक 2⁻10 लिखा बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, और तभी मैंने तुम लोगों को मेंशन किया था और एक चीज कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का कुछ रेफरेंस ले सकते हैं, कुछ तो आता है समथिंग जिसका तुम लोगों को यूज होगा, पास्कल ट्रायंगल। तो वो चीज को मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ पास्कल ट्रायंगल? इससे पहले कभी तुम लोगों ने सुना है क्या पास्कल ट्रायंगल करके कोई चीज होती है? एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ, लेट्स सी तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या, चेक कर लेना। ओके, सो लेट्स गो। कैसे है वो पास्कल ट्रायंगल करके चीज? कुछ ऐसे दिखता है वो 1, देन यहाँ पे आएगा 1 1, देन 1 + 1 2, 1 का 1 वैसे के वैसे, 1 का 1 वैसे के वैसे, देन 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 का 1 वैसे के वैसे, 1 का 1 वैसे के वैसे। ओके, देन उसके बाद 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, देन वैसे के वैसे वैसे कैसे। दिख रहा है तुम लोग को एक ट्रायंगल शेप फिगर क्रिएट हो रहा है जिसके एंड में तुम लोग हमेशा 1 दिखेगा। सो उस तरीके से यहाँ पे भी 1 आएगा। 4 + 1 5, 6 + 4 10, 10, 4 + 1 5 एंड ये 1 का 1। अभी यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व करोगे ना, ये सब टर्म्स में जहाँ पे जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, ये सब टर्म है ना, कोई तो टर्म को डिपेक्ट कर रहा है जो कि हम लोगों के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। कैसे, वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वाले रो में जाओगे तुम लोग, ओके, अगर ये वाले रो को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो तुम लोगों को टर्म्स मिल रहा है ना, दैट इज योर 2 वाला रो है ना ये। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है तुम लोगों का, दैट इज 2C0। यस, दैट इज 2C0। देन ये वाला टर्म है तुम लोगों का 2C1, ये वाला टर्म है तुम लोगों का 2C2। ये सब कॉम्बिनेशन को डिपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे NC0 से स्टार्ट हो रहा है और NC n पे एंड हो रहा है। ये तुम लोगों का n = 2 वाला पार्ट है। सिमिलरली दिस इज n = 3 वाला पार्ट, जहाँ पे तुम लोगों का टर्म स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली? ओके, जहाँ पे तुम लोगों का टर्म स्टार्ट हो रहा है 3C0 से एंड आगे बढ़ते बढ़ते 3C1, 3C2 एंड 3C3 पे एंड हो रहा है। सिमिलरली ये सब चीजें वैसे ही प्रोसीड कर रही है। अभी क्या बात है जो तुम लोग को और एक चीज बताना चाहता हूं मैं, अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे NC0 से लेके NCN तक, जो कि हर एक जगह पे दिख रहा है, यू विल सी अ सिमेट्रिकल पैटर्न हर एक जगह पे। 1 से 1 से, देन आओ फिर अंदर 3 और 3 दिख रहा है तुम लोगों को। जो टर्म्स यहाँ से चल रहे हैं वही टर्म्स यहाँ से चल रहे हैं, जो लेफ्ट से वही राइट से। 1 1 4 4, बीच में 6। ओके, 1 1 5 5 10 10, देखो सिमेट्रिकली जा रहे हैं वो लोग। सो वो चीज के बारे में तुम लोगों को बताना चाह रहा था। सो बेसिकली इसके अकॉर्डिंगली दो टर्म सेम आते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। यहाँ पे भी दिख रहा है जनरल फॉर्मूला, NCN यानी कि लास्ट वाला टर्म एंड NC0 यानी कि फर्स्ट वाला टर्म हमेशा सेम होता है, विच इज 1। लिखा हम लोगों ने यहाँ पे। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये है तुम लोगों का पास्कल ट्रायंगल और वहां पे कॉम्बिनेशन का रिलेशन है। ओके, इसी के बेसिस पे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में भी कुछ सम सॉल्व होते हैं, उसको थोड़ा साइड में रखते चाहिए। तो बाइनोमियल जब स्टार्ट करेंगे तभी देख लेंगे, नॉट एन इशू, कोई इतना बड़ा रिलेवेंट केस नहीं है। लेकिन ये चीज तुम लोगों को समझा। अभी इसी के ऊपर कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि वो लोग पूछते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ। ओके, सो क्या हो सकता है ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ? एज इन अगर तुम लोगों को ऐसे दे दिया, n का वैल्यू बोल दिया है यानी कि 3C एंड उसके बाद सिर्फ r बोल दिया, 3C का सीरीज ये वाला है, उसमें पूछा कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो 4 नंबर है ना, 1 3 3 1, और 2 जगह पे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। समझ में आ रहा है? सो 2 जगह पे ग्रेटेस्ट वैल्यू है तुम लोगों का, तो इसके 2 आंसर आएंगे ना, मतलब एक ही आंसर होगा लेकिन
दो सिचुएशन पे आर के वैल्यूज क्या आएंगे, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो आर का वैल्यू आ सकता है तुम लोगों का 1 भी एंड आर का वैल्यू 2 भी। वही अगर 3 की जगह पे कोई इवन नंबर होता या फॉर एग्जांपल 4CR होता, तो 4 के रो में, ये रहा 4 का रो, मैक्सिमम वैल्यू किधर मिल रहा है यहाँ पे, विच इज नथिंग बट 4C0 4C1 4C2, तो R इक्वल टू 2 पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूलाज बना सकते हैं, जनरलाइज फॉर्मूलाज। ओके, फॉर एग्जांपल जब भी ऑड होगा n का वैल्यू, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ किधर, तो सो दैट हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर सके। यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ, ऊपर का पार्ट कुछ काम का नहीं वैसे भी। सो n इज इवन एंड n इज ऑड के बेसिस पे हम लोग जनरल फॉर्मूलाज बना सकते हैं। सो n इज इवन, ऐसे कुछ सिचुएशन देखा, n इज इवन रहेगा तो तुम लोगों का एक ही आंसर आता है ना, तो r का वैल्यू क्या रहेगा तुम लोगों का, r विल बी n/2। तुम लोग चेक करके देख सकते हो। 4 के लिए तुम लोगों का क्या आ रहा है, 4/2 दैट इज 2, परफेक्ट। देन और कोई इवन नंबर दिख रहा है यहाँ पे, 2 वाला रो दिख रहा है, 2 के लिए तुम लोगों का 2/2 आ जाएगा विच इज 1। सो r का वैल्यू 1 होना चाहिए, देखो 2C1, r इक्वल टू 1 के वैल्यू पे उसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, 1 to 1 में से 2 इज मैक्सिमम। सो इस तरीके से डील कर रहे हैं। ये हुआ n इज इवन पे r इक्वल टू n/2, एंड जब n इज ऑड होता है तो दो सिचुएशन आते हैं वहां पे, r इक्वल टू n+1/2 और एल्स n-1/2। दोनों भी जगह पे अपने को मैक्सिमम वैल्यूज मिलते हैं, चेक करके देखो। ऑड वाला केस 3 + 1 4, 4/2 इज 2, तो 3C2 पे उसका मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, 3C2 पे दिख रहा है, परफेक्ट। एंड देन नेक्स्ट केस जो हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से r इक्वल टू 3 रख दो, सॉरी n इक्वल टू 3 रख दो, 3 - 1 2, 2/2 1, ये रहा 1। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द फॉर्मूलाज डिराइव्ड जो n इज इवन और n इज ऑड केसेस के लिए तुम लोगों को सॉल्व करके दे रहे हैं। ओके, सो ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लोगे तुम लोग। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि n इज इवन के लिए उसका मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगा बेसिकली r के कौन से वैल्यू के लिए, एंड इवन के लिए एंड ऑड के लिए, दोनों केसेस के लिए कैसे वर्क करेगा। अगर क्वेश्चन में पूछा गया तुम लोगों को कि दिया गया फाइंड आउट व्हेन इज द वैल्यू ऑफ 11CR मैक्सिमम एट व्हाट वैल्यू ऑफ r, तो तुम लोगों को 11CR मतलब तुम लोगों को जाना पड़ेगा, 11 मतलब ऑड, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखो, तुम लोग ये वाला वैल्यू लो या फिर ये वाला वैल्यू लो, r इक्वल टू 1 लिया क्या, r इक्वल टू 2 लिया क्या, दोनों का आंसर सेम ही जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सो इट डजंट मैटर कि तुम लोगों को दोनों वे से कैलकुलेट करना है, तुम लोग कोई भी एक पिक कर सकते हो। अगर 11CR के लिए गया मैं, तो तुम लोगों को यहाँ पे 11 रखना पड़ेगा, 11 + 1 12, 12/2 दैट इज 6, r इक्वल टू 6। सो r इक्वल टू 6 पुट कर दो इसके अंदर, उसका सॉल्विंग कर लो, तुम लोगों को इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। और वो कौन से r के ऊपर है, r इक्वल टू 6 के ऊपर है। और एल्स अनदर पॉसिबिलिटी होता शायद से r इक्वल टू 5, देखो ना 11 - 1 10, 10/5, सो r इक्वल टू 5 पे भी वही मैक्सिमम वैल्यू मिलता। ओके, इतना कंसेप्ट क्लियर है? अभी एक ही चीज बचता है इस चैप्टर में विच इज वेरी क्रूशियल सम, जिसको डिक्शनरी वाला सम बोलते हैं। डिक्शनरी का फंडा तुम लोगों को पता है, डिक्शनरी में सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है। किसके ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो अगर हम लोगों को ऐसे कुछ बोला गया, अब ये बहुत सही है, मतलब जिसने भी सोचा है कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत अतरंगी चीज है। एज सच तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है, पासवर्ड सेटिंग में भी हो सकता है। लेट्स सी, तुम लोगों को बताता हूँ क्या चीज है। ओके, लेट्स गो डिक्शनरी वाले सम के पास। ओके, सो डिक्शनरी वाला सम, अभी यहाँ पे बोला क्या गया है, देखो देयर इज वन वर्ड गिवन ब्रॉन्ज। ओके, ब्रॉन्ज को तुम लोगों को बोला गया है कि उसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, ब्रॉन्ज एक वर्ड है तुम लोगों के पास, उसके टोटल कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, उतने वर्ड्स तुम लोगों के पास गिवन है, कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, लेटर्स कितने हैं वो गिनो, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल 6 वर्ड्स है, सॉरी 6 लेटर्स है, तो 6 डिस्टिंक्ट लेटर्स अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 720। सो अपने पास टोटल 720 अरेंजमेंट्स है, यानी कि 720 डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग का। उनका मीनिंग होना नेसेसरी नहीं है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर उनका मीनिंग थोड़ी ना रहेगा, हम लोग वो चीज नहीं देख सकते। सो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में कभी भी तुम लोगों को नहीं बोला जाएगा कि तुम लोग मीनिंग के ऊपर ध्यान दो। क्लियर? सो विद और विदाउट मीनिंग वाले ये वर्ड्स रहेंगे, तो 720 अपने पास।
अभी उन 720 वर्ड्स को तुम लोगों को अरेंज करना है, ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये बोला गया है क्वेश्चन में। और फिर पूछा है कि इन 720 वर्ड्स का जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा पूरा यहाँ से 1 से लेके 720 वर्ड्स तक, उसके अंदर ब्रॉन्ज कहाँ पे आ रहा है, जो भी तुम लोगों का ब्रॉन्ज वाला वर्ड है उसका रैंक क्या है। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है वहां पे, समझ जाओ, लेकिन तुम लोगों का जो ब्रॉन्ज वाला वर्ड है उसका रैंक क्या है, कहाँ पे, कौन से नंबर पे आ रहा है वो। सो दिस इज नथिंग बट अ डिक्शनरी वाला सम, जहां पे हम लोग रैंक निकालते हैं। समझ में आ रहा है? सो लेट्स स्टार्ट। कैसे कर सकते हैं, लॉजिकली जाना है तुम लोगों को प्रॉपरली। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो हमेशा डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। सो लेट्स गो, यहाँ पे तुम लोग इसको पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। इसको अगर अल्फाबेटिकली अरेंज किया तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले बी आएगा, देन ई आएगा, देन एन आएगा, ओके, आर ओ जेड। चेक कर लो, सबसे पहले बी, देन ई, देन एन, देन आर, ना यहाँ पे जोड़ हुआ, एन के बाद तुम लोगों का क्या आएगा, ओ, एंड देन डेन। सो बेनॉस करके आ रहा है। क्लियर है इतना तुम लोगों को? सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। सो यहां से स्टार्ट करना है अपने को, ओके, यहां से स्टार्ट करना है। सबसे पहला चीज क्या आएगा, बी। बी से स्टार्ट होने वाले अपने वर्ड्स आएंगे। बी से स्टार्ट होने वाले मतलब बी फिक्स हो चुका है, ओके। बी के आगे तुम लोग कितने लेटर्स जा सकते हो, 1 1 2 3 4 5 लेटर्स। समझ में आ रहा है? अभी बी से स्टार्ट होने वाली ये 5 लोग अपने आप में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देन अभी ठीक से ध्यान दो, पैटर्न कैसे चलेगा तुम लोगों का इसको काउंट करने का, ओके। सो बी से स्टार्ट होने वाले इधर लिख दिया हम लोगों ने। देन उसके बाद क्या बी चाहिए क्या तुम लोगों को? यस, सबसे पहले बी होना ही चाहिए। ब्रॉन्ज के अंदर हम लोग ब्रॉन्ज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो बी वहां पे रहेगा ही, तो बी को हम लोग फिक्स कर देंगे वहां पे, ओके। नेक्स्ट वाले स्टेप के पास जाओ, फिर बी के बाद नेक्स्ट वाले लेटर को फिक्स करेंगे हम लोग अल्फाबेटिकली। बी यूज हो चुका है तो बी गया, अभी ई आ सकता है, सो बी ई। क्या बी से स्टार्ट होने वाले कितने रहेंगे सोचो, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस बचे, तो वो रहेंगे 4 फैक्टोरियल। क्लियर है हम लोगों को? सो बी से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल। लेकिन क्या बी वाले चाहिए क्या अपने को, ये समझने को ट्राई करो। बी आर वाले चाहिए, सो बी नहीं चाहिए, सो आगे बढ़ो, बी एन आ जाएगा अल्फाबेटिकली आगे। क्या बी एन वाले चाहिए? नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन बी आर, तो बी आर आने तक के सबको काउंट करना पड़ेगा अपने को, ओके। देन बी एन के बाद बी आर के पास गए, सो बी ओ आ जाएगा उसके पहले, देन उसके बाद बी आर आ जाएगा। परफेक्ट। अभी ठीक से ध्यान दो, देयर इज वन चेंज जहाँ पे मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ। सिंपल सा चेंज है, कैसे वो देखो। यहाँ का काउंटिंग हम लोग नहीं करेंगे। रीजन, अभी मैं क्या करते जा रहा हूँ, एक स्टेज पे बी से स्टार्ट होने वाले वहां पे लिखे थे मैंने, लेकिन जैसे मैंने बी के स्टार्ट होने वाले गिन लिए, कितने आ रहे थे टोटल, 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। तो उन 120 वर्ड्स के अंदर ही तो अपना ब्रॉन्ज होगा ना, अंदर किधर तो होगा। सो हम लोग एग्जैक्टली ब्रॉन्ज के रैंक पे पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अल्फाबेटिकली बी से स्टार्ट होने वाले सर्टन नंबर होंगे, ई से स्टार्ट होने वाले सर्टन होंगे, एन से स्टार्ट होने वाले सर्टन होंगे, और उस तरीके से तुम लोगों को टोटल 720 मिल रहा है ना, ओके। कैसे? लॉजिक सिंपल, बी से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, ई से स्टार्ट होने वाले, देन एन ओ आर जेड, हर एक के 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। 120 कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स। 120 6 टाइम्स तुम लोगों का बन जाएगा। यस, परफेक्ट। 720 की तरफ जा रहा है। सो मैं वही बोल रहा हूँ तुम लोगों को, हर एक से स्टार्ट होने वाले 120 है, वैसे उस टाइप में दिख रहा है। तो अगर हम लोगों ने डायरेक्ट काउंट कर लिए बी से स्टार्ट होने वाले, तो हम लोग का ब्रॉन्ज तो उसके अंदर चला जाएगा ना, बीच में किधर तो, एंड हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप ब्रॉन्ज की तरफ पहुंचना है। सो जहां पे भी जिस भी मुझे लेटर की जरूरत होगी, ओके, फिक्स करना है फॉर एग्जांपल मुझे, तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल बी वी वांटेड, राइट, ब्रॉन्ज के लिए भी चाहिए था सबसे पहले प्लेस पे, तो यहाँ पे उसके आगे का काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो एक साथ आ जाएंगे सब वहां से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। सो बी मैंने वैसे ही रखा, ओके। लेट्स गो टू फर्दर। बी के पास गया मैं,
बी के पास गया तो बी से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल थे, लेकिन हम लोग को बी आर में इंटरेस्ट था, तो बी आर तक पहुंचने के लिए बी भी काउंट करने पड़ेंगे, देन उसके बाद बी एन भी काउंट करने पड़ेंगे, देन उसके बाद बी ओ भी काउंट करने पड़ेंगे, और उसके बाद बी आर वाले लेटर्स अपने पास आएंगे। ओके, बी आर वाले आने के बाद बी आर तो अपने को चाहिए ना, तो हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे, फिर हम लोग इसको फिक्स करेंगे। सो बी आर फिक्स हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले लेटर को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर से अल्फाबेटिकली जाएंगे, बी आर ई आएगा वहां पे। ओके, बी आर ई से स्टार्ट होने वाले 1 2 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल आएंगे। क्या बी आर ई चाहिए क्या अपने को? नहीं, अपने को बी आर ओ चाहिए। सो बी आर ई के बाद बी आर एन आएगा। क्लियर है सब लोगों को? बी आर एन से स्टार्ट होने वाले भी कितने होंगे? 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी हम लोगों ने काउंट नहीं किया था। देन बी आर ओ आ जाएगा उसके नेक्स्ट, और वहां के हम लोग काउंट नहीं करेंगे बिकॉज बी आर ओ अपने को चाहिए, तो हम लोग उसे फिक्स करेंगे। सो बी आर ओ आ गया यहाँ पे। देन बी आर ओ के बाद नेक्स्ट वाला लेटर फिक्स करना स्टार्ट करेंगे, वो तो चला गया, तो फिर से ई के पास आएंगे अल्फाबेटिकली। सो बी आर ओ ई आ गया अपने पास। क्या बी आर ओ ई चाहिए क्या? नहीं, नेक्स्ट वाला लेटर एन चाहिए। सो बी आर ओ नेक्स्ट थिंग एन के पास जाएंगे, ई वाला काउंट करना पड़ेगा। ओके, देन बी आर ओ एन, अभी ये चाहिए दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, तो इसको कर लेंगे हम लोग फिक्स, तो ये कर लिया फिक्स। फिक्स करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले पोजीशन के लिए जाओ, बी आर ओ एन, एंड उसके बाद एन तो चला गया है, तो फिर से ई के पास आएंगे। क्या बी आर ओ एन ई चाहिए क्या? नहीं, जेड चाहिए अभी अपने को। सो बी आर ओ एन जेड, ये आ जाएगा। बी आर ओ एन जेड चाहिए, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, उसके पहले वाले को काउंट करना पड़ेगा। एक प्लेस बचा था, दैट इज 1 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे मे भी दिख रहा नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा। हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं? फिक्स करने के पोजीशन था बी आर ओ एन जेड, बी आर ओ एन जेड, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, फिक्स कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट वाले लेटर के पास जाएंगे, तो एक ही लेटर बचता है, ई। डन। अभी यहाँ पे तो कुछ अरेंज करने का सवाल ही नहीं है, पहुंच गए हम लोग ब्रॉन्ज की तरफ। क्लियर है? तो ब्रॉन्ज की तरफ पहुंचने के लिए हम लोगों ने बीच बीच में कितने स्टेप्स को फॉलो किया? तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आए 3 टाइम्स। 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24 तुम लोगों का, तो 24 into 3 प्लस 3 फैक्टोरियल 2 टाइम्स, 3 फैक्टोरियल इज 6, so 6 into 2, then 2 फैक्टोरियल and then 1. 2 फैक्टोरियल is 2 and 1 फैक्टोरियल is 1. इन सब का एडिशन तुम लोगों को रैंक फेच करके देखा, लेकिन वेट, तुम लोगों को ब्रॉन्ज का रैंक पूछा है। ब्रॉन्ज आने से पहले इतने सारे वर्ड्स है तुम लोगों के पास, सो ऑब्वियसली ब्रॉन्ज का रैंक विल बी +1 ना। अगर मेरे पीछे 10 लोग बैठे हैं, ओके, या फिर आगे ले लो, तुम लोगों को वैसे कंफ्यूजन लग रहा है, तो आई एम इन अ रो, मेरे आगे 10 लोग खड़े, तो मेरा रैंक कितना होगा? 11th, राइट? सो सिमिलर लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे टोटल वर्ड्स कवर हो चुके हैं इतने, सो उसमें अपने को ब्रॉन्ज का रैंक चाहिए, तो हम लोग उसके लिए कंपल्सरीली +1 कर देंगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो ये +1 मैंडेटरी है, एंड फिर तुम लोगों का एक्चुअल आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चेक करके देखो फिर कितना जा रहा है तुम लोगों का। 24 3 4 3 12, देन कैरी 1, 3 2 6 और एक 7, 72, 72 और ये 12 और ये 3 और अपना स्टैंडर्ड 1, तो ये चीज जा रहा है तुम लोगों का 4 3 7 और एक 8 7 1 8 88। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो डिक्शनरी में जहां पे 720 वर्ड्स है, वहां पे तुम लोग को ब्रॉन्ज 88 पोजीशन पे मिलेगा। दैट्स इट, हो गया। इतना सही काम था तुम लोगों का। समझ में आ रहा है? सो ये डिक्शनरी वाला सम है। ओके, अच्छे से समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो में फिर से, और फिर से क्लियर करो। स्टिल इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, टेल मी, आई विल कोई और एग्जांपल के साथ मैं उसको कवर करने को ट्राई करूंगा। ओके फाइन, दैट फिर कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हम लोगों का खत्म हो चुका है। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड ट्रस्ट मी, 1 गो में ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, तुम लोग सेल्फ स्टडी करने लोगे, तुम लोगों को 15 डेज 20 डेज के बाद कुछ मजा आने लगेगा बहुत ज्यादा लेवल पे। अगर उसके पहले आ रहा है देन गुड, यू आर गुड इनफ। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो भी टेंशन मत लो, हर एक का लर्निंग स्पीड अलग अलग होता है। सो खुद पे फोर्स मत करो, आराम से एक एक चीजों को लर्न करो, बिकॉज बहुत टाइम है अपने पास अभी भी, एंड थरो कर लो वो चीजों को। ओके फाइन, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।